स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की वीडियो लेक्चर में। हम लोगों ने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की फर्स्ट और सेकेंड वीडियो लेक्चर को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आज का ये वीडियो लेक्चर थर्ड होने वाला है और इसमें हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हु विल प्रोवाइड लेबर, जो फार्मिंग करने के लिए कहाँ से लेबर आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्ट का, उसको क्या करते हैं फार्मर्स, दोनों के बेसिस पर देंगे। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं और मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं पालमपुर में, जो 25% है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वो, और ये सारा सब कुछ हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज की इस लेक्चर का ओवरव्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे मेनली कि हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है, कौन फील्ड में वर्क करता है, दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे, स्मॉल फार्मर्स के और लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स के। उसके बाद जो मनी की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से अरेंज करते हैं वो लोग, वो हम लोग देखेंगे। और सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ये तीन चीज हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर में। और तीनों जो ये रहेगा, तीनों को हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल फार्मर, जो स्मॉल फार्मर होते हैं छोटे छोटे, उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे। और जो लार्ज फार्मर, जो लार्ज फार्मर होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है यानी एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अलावा जितने भी एक्टिविटीज हैं जो कि सिर्फ 25% ही होते हैं, उसे हम लोग देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। और इसी के साथ साथ हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की फुल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको रिकेप करा देता हूँ फर्स्ट लेक्चर का और सेकेंड लेक्चर का, बस एक छोटा सा कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहे तो सारा कुछ दूर हो जाए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फार्मिंग, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर का थीम क्या, हम लोग क्यों इसे पढ़ रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि पालमपुर क्या, उसका ओवरव्यू देखा। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को देखा कि 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है हम लोगों ने सेकंड जो 4 फैक्टर पर जो डिपेंड करता है उसे आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक स्टोरी के फॉर्म से आपको बताया था। अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं तो कैसे आप उसे याद कर सकें। तो उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था फार्मिंग इन पालमपुर में कि किस प्रकार से फार्मिंग होती है, लैंड कितना है, कितने लोग फार्मिंग करते हैं। तो 75% पीपल जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज्ड रहते हैं। उसके बाद उस लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद देखा था कि हाउ टू इंक्रीज मोर प्रोडक्शन थ्रू फिक्स्ड लैंड, से हम कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और बताया था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैसे स्प्रेड हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन उसका क्या इम्पैक्ट था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या आप उसे कह सकते हो डिसएडवांटेज, जो ये हुआ कि वो लैंड का सॉइल इनफर्टाइल कर दिया। जो हम लोगों ने देखा कि विल सॉइल सस्टेन, क्या सॉइल टिक पाता, वो सारा सब कुछ हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो वही हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर को कंटिन्यू करेंगे कि 75% पीपल जो हैं वो पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी में यानी एग्रीकल्चर में इंगेज हैं।
उसमें हम लोग 3 चीज देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग चौथे चीज को देखेंगे कि हु विल प्रोवाइड लेबर, कि कौन वर्क करते हैं वहाँ पे, वही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मॉल फार्मर्स के रिस्पेक्ट में। द फार्मर्स विच हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, दे कल्टिवेट देयर लैंड along with their families member। जो फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, उनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता था। टोटल 240 फैमिलीज मैंने आपको बताया था कि जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है उनके पास। तो वो सारे आ जाते हैं स्मॉल फार्मर्स में। वो अपने कल्टीवेट अपने लैंड पे खुद कर लेते हैं, क्योंकि उनका छोटा सा लैंड रहता था, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता था, वो तो खुद कल्टीवेशन उस पे कर पाते थे। अब बात आती है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। मीडियम और लार्ज फार्मर जो थे, उनके पास तो था बड़ा लैंड था, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, कोई कोई के पास जो था 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा था। तो वो खुद तो कर नहीं सकते थे उतने बड़े फील्ड में, तो वो क्या करते थे, हायर करते थे। क्या करते थे, हायर करते थे। तो अब बात आती है कि वो हायर कहाँ से करते थे, फार्म लेबरर वो कहाँ से हायर करते थे। वेयर डज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर देयर फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स को कहाँ से हायर करते थे, तो फार्म लेबरर्स come either from landless families or families cultivating small plots of land। वो जो फार्म लेबरर्स थे वो आते थे जिनके पास लैंड नहीं होता था, उन फैमिलीज से आते थे। मैंने आपको बताया था कि जो 150 फैमिलीज हैं उनके पास जो है लैंड के बिना वो रहते हैं, तो वो क्या करते थे, वो फार्म लेबरर थे। सारे के सारे नहीं, मोस्ट ऑफ देम आप कह सकते थे फार्म लेबरर्स थे, और कुछ कुछ जो थे वो अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते थे। और ये तो बात हो गई कि लैंडलेस फैमिली से आते थे, और जिनके पास स्मॉल, जिनके पास मान लीजिए 2 हेक्टेयर से कम है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर है या 0.5 हाफ हेक्टेयर है, तो वो तो अपना काम तो तुरंत अपने खुद से कर लेंगे, और भी समय उनको बचेगा, तो वो चल जाते थे लार्ज फार्मर के यहाँ फार्मिंग करने के लिए, और उनको इसके बदले पेड वेजेस मनी दिया जाता था, जिसके लिए वो काम करते थे। तो आपके बुक में एक स्टोरी दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ डाला। बहुत सारे आपको बॉक्स में, इकोनॉमिक्स के चैप्टर में बॉक्स में आपको स्टोरी दिए हुए हैं। स्टोरी को मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको स्टोरी खुद से रीड कर लेना है, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टोरी में, बहुत ही आसान स्टोरी है। ठीक है, बस आपको समझते चलना है। एक स्टोरी दिया है डाला का, कि डाला जो है एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, जो वर्क करता है डेली बेस में। डेली बेस पे वर्क करता है, तो कहाँ पे करेगा वर्क, वो करेगा यहाँ पे लार्ज फार्मर्स या मीडियम फार्मर के पास वो वर्क करेगा। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय गवर्नमेंट इज 300 रुपीज पर डे। 300 रुपीज जो है पर डे का जो है फार्म लेबर का वेज जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, वहाँ की जो सरकार का है। लेकिन जो डाला है वो 160 रुपीज ही बस उसको मिलता है एक दिन का। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हैवी कंपटीशन है वर्क का, क्योंकि वर्क करने के लिए लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जो है उसका पर डे का वेज जो है वो कम जाता है। इससे बहुत सारी परेशानियाँ जो लैंडलेस फैमिलीज हैं उनको उठानी पड़ती है। आती है पश्चिमी बात की, जो कैपिटल नीडेड, जो मनी की जरूरत पड़ती है, मनी कैपिटल जो आप कहिए जो जरूरत पड़ती है फार्मिंग के लिए, वो कहाँ से अरेंज कर पाते हैं। पहले स्मॉल फार्मर्स का देखेंगे। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, स्मॉल फार्मर्स वो क्या करते थे, उनके पास तो मनी होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, बोरो मनी करते थे। क्या करते थे, मनी को बोरो करते थे। लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स के पास से, कहाँ से करते थे, लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स से, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वहाँ से वो बोरो करते थे। नहीं तो जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो लोन देने वाले होते हैं विलेज में, उनसे वो लेते थे। और वैसे
लोन का जो इंटरेस्ट रहता था वो काफ़ी हाई रहता था, क्योंकि लोगों को, जो गरीब परिवार है, उनको तो ज़रूरत है, वो तो उनको लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको जितना भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता था वो उस पेपर खरीद लेते थे। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते थे, वो अपने सेविंग से, जो उनका फार्मिंग से सेविंग होता था, उसी से वो अपना कैपिटल यूज कर लेते थे, इसीलिए वो आसानी से अपने मनी को अरेंज कर लेते थे। तो एक बात आप सोचे होंगे कि किस लिए मनी की जरूरत पड़ती थी। फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, और भी हार्वेस्टर मशीन और वेज पे करने के लिए, ये सारा सब कुछ के लिए ज़रूरत होता था कैपिटल का। अब आता है एक स्टोरी जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एक बॉक्स बना के, स्टोरी ऑफ सविता का जो है। सविता एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, जो प्लान टू कल्टीवेट, वो सोचती है कि एक हेक्टेयर उसके पास एक लैंड है, ठीक है, उसमें कल्टीवेट करने के लिए। शी नीड्स मनी टू बाय फर्टिलाइजर, सीड्स एटसेट्रा। उसे मनी की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर, सीड्स। शी नीड्स मनी टू बाय फर्टिलाइजर, उसे क्या था, जरूरत था सीड्स, फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत थी। बट शी डजंट हैव मनी, लेकिन उसके पास मनी नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। इसीलिए वो डिसाइड की कि मैं जो है तेजपाल सिंह से, जो कि एक लार्ज फार्मर से, उससे मैं मनी बोरो करूंगी। और तेजपाल सिंह भी जो है एग्री हो गया सविता को लोन देने के लिए, वो भी कितने, 24% इंटरेस्ट से, जो कि काफी हाई है। कितने दिन के लिए ली थी वो, 4 मंथ्स के लिए ली थी। और वह यह भी प्रॉमिस करवा लिया तेजपाल सिंह सविता से कि उसे उसके फील्ड में फार्म लेबर्स के रूप में वर्क करना होगा हार्वेस्ट सीजन के समय में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर डे के कॉस्ट पर, जो कि काफी कम है। वो तेजपाल सिंह जो है इस जो है लैंड, ये जो है स्मॉल फार्मर्स का जो है फायदा उठाया, इसके जो अभी गरीबी का जो सिचुएशन है, इसे तो जरूरत था, उसी का ये फायदा उठाया तेजपाल सिंह, जो कि एक लार्ज फार्मर। अब आती है हमारी 6th, जो कि है फार्मिंग के लिए, फार्मिंग इन पालमपुर में, वो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन होता था सरप्लस, यानी आप फैमिली के लिए रख लिए, उसके बाद जो बचा वो होता है सरप्लस, जो ज्यादा है, ठीक है। वो उस फार्म प्रोडक्ट्स को सेल कहाँ करते थे, क्या करते थे, स्मॉल फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे कि सविताज क्या थी, एक स्मॉल फैमिली, स्मॉल फार्मर थी। और गोविंद सन्स, आपकी बुक में एक और यह भी स्टोरी होगा कि गोविंद के पास कुछ हेक्टेयर था, वो फिर अपने बेटे में बंटवारा होता है तो बढ़ जाता है, तो फिर छोटा लैंड आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पिताजी के पास 5 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, और आप 5 भाई हैं, तो बंटवारे के बाद ये टोटल 5 भाग में बट जाएगी। तो 5 भाग में बट जाएगी तो सबके पास 1 हेक्टेयर होगा, तो काफी कम लैंड बचेगा। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है समय, फ्यूचर और आ रहा है, तो आपका जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जैसे जैसे आया जा रहा है, तो आपका लैंड और भी कम हो रहा है। तो इससे ज्यादा लैंड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कम लैंड होगा तो कम प्रोडक्शन होगा। इसीलिए ये सारे जो छोटे फार्मर्स थे उनके पास लिटिल सरप्लस होता था, बिकॉज उनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड रहता था। और जो वो अपने लिए, यहाँ देर कर लीजिएगा, अपने लिए रख के जो थोड़ा बहुत ही, ज्यादा कुछ नहीं बचता था, थोड़ा बहुत वो बेच देते थे, जिससे वो अपने बाकी काम को करते थे। रहना सहना, कपड़ा खरीदना, ये सारा सब कुछ। सिर्फ खाना ही एक लिवलीहुड नहीं है, कपड़ा पहनना और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं। अब लार्ज और मीडियम फार्मर्स क्या करते थे, जैसे कि तेजपाल सिंह, वो लार्ज फार्मर्स था। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उसको तो होता था सरप्लस, क्योंकि उसके पास बहुत ही लैंड था, तो उसके पास हुआ था एक बार 350 क्विंटल्स
क्रॉप प्रोड्यूस हुआ उसके लैंड से, तो वो कितना भी लेगा तो वो 350 क्विंटल्स तो लेगा नहीं। एक क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, तो यानी ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 35 kg, 35,000 क्रॉप को वो राक्षस तो है नहीं जो खा जाएगा, तो वो कितना भी करेगा तो 1 क्विंटल रखेगा अपने लिए, बाकी वो बचा हुआ क्विंटल को वो बेच देगा। कहाँ पे बेचेगा? रायगंज और शाहपुर। रायगंज एक लार्ज विलेज है और शाहपुर एक टाउन में बेच देगा, जिससे उसकी अच्छी खासी गुड अर्निंग होगी और उसे वो सेव करेगा। तो अब बात आती है कि जो उसकी अर्निंग होगी तो उस अर्निंग का करता क्या है। जो मीडियम लार्ज फार्मर्स हैं वो अर्निंग का, अपने अर्निंग का क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सेल फार्म प्रोडक्ट करते हैं उनसे जो अर्निंग होती है वो या तो सेव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और कुछ बचा लिए और उसमें से कुछ लगा देते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं। जो फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको बताया था, जैसे कि ट्रैक्टर ले लिए, हार्वेस्टर मशीन ले लिए, ये सारा सब कुछ कर लेते थे, इसीलिए वो जो है मनी जो है अरेंज कर पाते थे खुद के सेविंग से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और वो ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और शॉप्स या कैटल, जानवरों के खाने के लिए, ये सारा सब कुछ के लिए भी यूज करते हैं। अब आती है हमारा लास्ट टॉपिक जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में सिर्फ 25% ऑफ पीपल ही हैं जो इंगेज थे एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज थे। उनमें से कौन कौन से मेनली जो थे, वो एक था डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी यानी जो दूध का व्यापार करता है, दूध को वो रायगंज में सोल्ड कर देते थे, शाहपुर में, जैसे कि उनके भी अर्निंग होती थी। और भी बहुत मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, ये सारा सब कुछ का भी वो ट्रेड करते थे। ये सारा सब कुछ आ गया आपका डेयरी में। और उसके बाद आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरिंग होती थी पालमपुर में, जैसे कि आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है मिश्री लाल का, जो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करता था जैगरी यानी गुड़ का, और उसको ट्रेड करता था, उससे व्यापार करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। और फिर आगे शॉपकीपर और पालमपुर, बहुत जगह दुकानें भी खुली रहती है, उससे भी स्मॉल जनरल स्टोर सर्विस टप किए होते हैं, उससे भी उनकी अर्निंग होती है। और एक एग्जांपल आपके बुक में दिया है कि करीम जो है उसने अपने विलेज में कंप्यूटर शॉप सेंटर ओपन किया, जिससे उसे भी प्रॉफिट होने लगा। और एक जो मुख्य है वो है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। इसमें वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, जैसे कि रिक्शा वाला, आप भी अपने शहर में देखते होंगे, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, टैक्सी, ये सारा का फेयर लेके वो अपना अर्निंग करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी रिक्शा वाला, जीप, टांगाज, ये कुछ मनी लेके आपको यहाँ से वहाँ तक कोई दूसरे जगह तक पहुँचा देगा, इससे भी उनकी कुछ अर्निंग हो जाती है। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आस्क कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी मजेदार तरीके से पढ़ा कि फार्मिंग इन पालमपुर में किस प्रकार से फार्मिंग होती है। सबसे शुरू से मैं बताऊं कि मैंने आपको थीम सब बताया, ये सारे चीज का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन बताया, जो 4 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद मैंने बताया फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर में मैं आपको बताया, जो 6 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया वो। उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में होते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन फुल्ली कंप्लीट कर दिया है। अब बचता है इसका क्वेश्चन आंसर, उसका भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द
वीडियो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप अपने क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।